जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। गांव के सिरे पर एक माँ बेटी झोपड़ी में रहती थी। माँ विधवा थी और बेटी कुंवारी थी। घर में और कोई कमाने वाला आदमी न था, इसीलिए बेटी गोरा बगीचे से सूखी पत्तियां और लकड़ी बटोर कर लाती और माँ गंगा उन लकड़ियां और पत्तियों को झोंक कर भाड़ जलाती, जिससे वे गांव के लोगों के लाए हुए चने और अन्य सामान भूनकर उन्हें देती, जिसके बदले में वो कुछ अनाज मिल जाता, जिसे दोनों खाकर अपना गुजर बसर कर रही थीं। हर माँ की तरह गोरा की माँ को भी हमेशा यही चिंता रहती थी कि किसी तरह उसकी बेटी की सगाई हो जाए, उसके हाथ पीले हो जाएं। पति के मर जाने के बाद गंगा ने कभी दूसरा घर नहीं बसाया, ना ही कोई रोजगार शुरू किया। तब भी माँ बेटी सुकून का जीवन जी रही थी। इसी बात को लेकर गांव के लोग माँ बेटी के बारे में तरह तरह की बातें करते कि इनके यहाँ कोई कमाने वाला आदमी नहीं है, फिर भी दो स्त्रियां देखो किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाती हैं और अपना जीवन कितने आनंद पूर्वक जी रही हैं। हो ना हो कोई गड़बड़ जरूर है। गोरा और उसकी माँ गंगा शूद्र की बिरादरी से थे। शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी होती है, 5-10 कोस से अधिक उनका दायरा नहीं होता। आखिर क्या कारण था कि कोई गोरा से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता? गोरा की शादी के लिए गोरा की माँ ने कई तीर्थ यात्राएं की, यहाँ तक कि उड़ीसा के कई मंदिरों की खाक छानी। गोरा सुंदर और सुशील थी, लेकिन किसी ने उसे कभी कुएं पर हंसते बोलते नहीं देखा। उसकी निगाहें हमेशा झुकी हुई रहती। इतनी सुंदर और सुशील लड़की और इतना सादा व्यवहार देखकर गांव वाले उस पे और ज़्यादा शक करते। सभी को यही लगता कि कोई स्त्री इतनी अच्छी और इतनी सती कैसे हो सकती है। दिन गुजरते गए। गोरा की माँ चिंता में घुलती जा रही थी। उधर गोरा की सुंदरता, उसकी जवानी गांव वालों की नज़रों में चुभ रही थी। एक परदेसी गांव से दूर नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था। 10-12 कोस दूर पहुंचते ही उसे रात हो गई। उस समय वह गांव के एक पहुंचा। वह लोगों से किसी कहार का घर पूछते हुए गंगा के घर पहुंचा। परदेसी को देखते ही गंगा बहुत खुश हुई। गंगा में उस परदेसी से उसका नाम पूछा तो परदेसी ने बताया कि उसका नाम मंगरू है। इसके बाद गंगा ने मंगरू का खूब आदर सत्कार किया, उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। इसी दौरान गोरा की शादी की चर्चा छिड़ गई। मंगरू नौजवान था, तभी उसकी निगाह गोरा पर पड़ी। गोरा एक सुंदर और शांत हाव भाव की लड़की थी, जिसे देखते ही मंगरू भी मोह में पड़ गया। वह झट से गोरा से सगाई करने के लिए मान गया। उसने 2-4 गहने खरीदे और कपड़े उधार लेकर गोरा से सगाई कर ली। गंगा बेटी और दामाद को अपनी नज़रों से दूर नहीं करना चाहती थी, इसीलिए दोनों गंगा के साथ ही रहने लगे। 10-15 दिन बीत गए। मंगरू के कानों में कई तरह की अजीब अजीब बातें पड़ने लगी। बिरादरी के अलावा दूसरी जाति के लोग भी कई तरह की बातें बनाने लगे। मंगरू इन अटकलों से परेशान हो गया, लेकिन वह गोरा को छोड़ना नहीं चाहता था। एक दिन बाद मंगरू अपनी बहन के घर गया। बहन ने मंगरू को खाना परोसा। मंगरू ने बहन को कहा, बहनोई को भी साथ खाने के लिए कहो। बहनोई बोला, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। मंगरू को कुछ संदेह हुआ। उसने साफ पूछ लिया, आखिर जीजाजी, आखिर क्या बात है? बहनोई बोला, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकता। तुमने बिरादरी से बाहर जाकर शादी की है, किसी को कुछ बताया नहीं, किसी से कुछ पूछा नहीं। जब तक पंचायत नहीं होगी मैं तुम्हारे साथ उठ बैठ नहीं सकता। तुम्हारी इस हरकत से मैं समाज से रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकता। मंगरू तेजी से उठा और अपने ससुराल लौट आया। उसका मन बेचैन था।
उसने किसी से कुछ नहीं कहा और रातों रात अंधेरे में गोरा को छोड़कर चला गया। इसी तरह कई साल बीत गए, लेकिन मंगरू गोरा के पास वापस नहीं आया। पति के इस तरह अचानक गायब हो जाने से गोरा बहुत उदास थी। वो ना हंसती थी, ना ही किसी से बात करती। मांग में सिंदूर लगाती, रंग बिरंगे कपड़े पहनती, क्योंकि उसे पता था कि मंगरू वापस जरूर आएगा। मंगरू अपने पीछे एक भजन की किताब छोड़ गया था। गोरा खाली समय में उसी किताब को पढ़ती। पहले गोरा गांव की औरतों से ज़्यादा मिलती जुलती नहीं थी। दरअसल उसके पास उन स्त्रियों से बात करने के लिए कोई विषय ही नहीं होता था। गोरा के पास अब गृहस्थ जीवन की ढेर सारी बातें थी, जिसकी चर्चा वह गली मोहल्ले की स्त्रियों से करती। वह सभी को बताती कि मंगरू कितना अच्छा, सहनशील और व्यवहारिक आदमी है। तभी वह कि मौजूद एक स्त्री ने पूछा, गोरा, मंगरू तुम्हें छोड़कर आखिर क्यों चला गया? गोरा कहती, मर्द कभी ससुराल में रहता है भला? बाहर जाकर पैसे कमाना ही मर्द का असली काम है। वहीं जब कोई गोरा से ये सवाल करता कि मंगरू आखिर खत क्यों नहीं लिखता तुमको, इस पर गोरा मुस्कुराकर कहती, वो डरते हैं कि कहीं पत्र के जरिए उनका पता ना पहुंच जाए मुझ तक, क्योंकि मैं उन तक पहुंच जाऊंगी। एक सहेली बोली, तेरी बात हम नहीं मानते, जरूर मंगरू और तेरी लड़ाई हुई होगी, तभी इस तरह बिना बताए रातों रात वह तुझे छोड़कर चला गया। गोरा बोली, बहना, अपने भगवान से भी भला कोई लड़ता है क्या? जिस दिन ऐसी नौबत आएगी मैं कहीं डूबकर मर जाऊंगी। कई दिनों बाद कलकत्ता से एक आदमी गोरा के घर आया। इत्तेफाक से वह मंगरू का पड़ोसी निकला। उसने कुछ पैसे और 2 साड़ियाँ गोरा के हाथ में थमाई और बोला, मुझे यह मंगरू ने तुम्हें देने के लिए कहा है। ये सुनते ही गोरा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह फटाफट बूढ़े आदमी के साथ मंगरू के पास जाने के लिए तैयार हो गई। गांव की सभी औरतों से मिल आई और सबको अपनी जाने की खबर दे दी। बेटी के जाने से गंगा मायूस हो गई, लेकिन गंगा खुश भी थी। रास्ते भर गोरा के मन में हजारों अच्छे बुरे ख्याल आते रहे। बीच बीच में उसे अपनी माँ के अकेलेपन का भी ख्याल आया। डर सताता कि बेचारी अम्मा अब अकेले कैसे रहेगी, सारा घर का काम कैसे करेगी, बूढ़ी दिन भर रोती रहेगी। इसी उधेड़-बुन में उसका रास्ता कट गया। लगभग 3 दिनों बाद गाड़ी कलकत्ता स्टेशन पर पहुंची। गोरा का दिल जोर से धड़क रहा था। वह प्लेटफॉर्म पर उतरकर मंगरू का इंतजार करने लगी। बूढ़ा बोला, मैंने आसपास सभी जगह देख लिया है, लेकिन मंगरू मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। शायद हो सकता है वो अब तक आया नहीं होगा। गोरा घबरा गई। तभी बूढ़ा बोला, चलो हम हमारे घर चलते हैं। उसे मालूम नहीं होगा कि हम कौन सी गाड़ी से आने वाले हैं, इसीलिए मंगरू आया नहीं होगा। गोरा बात मान गई और दोनों तांगे पर सवार होकर चल दिए। यह पहली बार था जब गोरा गांव से अकेले बाहर निकली थी। उसकी आंखें शहर की चकाचौंध देख रही थी। अचानक तांगा एक सुंदर और विशाल भवन के सामने आकर रुका। गोरा उतरी और उसने तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। उसे मंगरू से मिलने की बहुत उत्सुकता थी। तभी बूढ़े ने पहली मंजिल के एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मंगरू का कमरा है, जाओ, वह अंदर ही होगा। गोरा अंदर गई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। कोने में एक खाट और 4-5 बर्तनों के अलावा उस कमरे में कुछ नहीं था। वह बाहर आई और बूढ़े को बताया। बूढ़ा बोला, मंगरू हो सकता है काम पर गया हो, उसे देर हो जाएगी, शाम तक आ जाएगा। कमरे में मंगरू को ना पाकर गोरा थोड़ी मायूस तो थी, लेकिन उसे मंगरू को शाम से मिलने की तसल्ली भी थी।
वह मुस्कुराई और कमरे की साफ सफाई में लग गई। उसने कमरे में झाड़ू और बर्तन धोए। नहा धोकर शाम को मंगरू का इंतजार करने लगी। राह देखते देखते शाम हो गई, लेकिन मंगरू का कोई पता नहीं था। गोरा का मन घबराने लगा। घना अंधेरा छा रहा था, परंतु कमरे में एक दीपक भी नहीं था। जब भी किसी की आहट होती तो गोरा को लगता मंगरू आया है, लेकिन दरवाजे पर कोई दस्तक भी नहीं हुई। कुछ देर बाद दस्तक हुई। गोरा दौड़ी दौड़ी दरवाजे के पास आई। सामने बूढ़ा खड़ा था। गोरा बोली, वो अभी तक नहीं आए हैं। बूढ़ा बोला, अभी मैं मंगरू के दफ्तर से ही लौटा हूँ। साहब ने बताया है कि मंगरू का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया है। मंगरू ने साहब से कई मिन्नतें की, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। दूसरी जगह उसका तबादला कर दिया है। मैं दफ्तर से उसका नया पता लेकर आया हूँ। कल सुबह मैं तुम्हें जहाज़ पर बिठा दूंगा और तुम मंगरू के पास चले जाना। तय बात के मुताबिक अगले दिन गोरा बूढ़े के साथ मंगरू के पास जाने के लिए निकली। बूढ़े ने उसे जहाज़ पर बैठाया और विदा कर दिया। जहाज़ जैसे जैसे किनारे से अलग हो रहा था, वैसे वैसे गोरा को लग रहा था कि अब उसकी अम्मा और गांव पीछे छूट रहा है। चारों ओर पानी ही पानी देख गोरा का मन अजीब हो रहा था। अनजान जगह में मंगरू को कहाँ खोजेगी, यह सोच सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था। जहाज़ पर कई स्त्रियां और पुरुष सवार थे। गोरा उन्हें देख और उनकी बातें सुन रही थी। तभी उसकी नज़र एक कोने में अकेले बैठी एक महिला पर पड़ी। गोरा ने हिम्मत कर उससे पूछा, बहन, तुम कहाँ जा रही हो? ये सुनते ही स्त्री की आंखें भर आईं और बोली, मुझे नहीं मालूम कि बहन मैं कहाँ जा रही हूँ। बस जहाँ भाग्य ले जाए वहीं जाऊँगी। तुम कहाँ जा रही हो? गोरा बोली, मैं तो अपने पति से मिलने के लिए जा रही हूँ। स्त्री झट से बोली, बहन, कोई तुम्हें बहला फुसला कर तो नहीं लाया? तुम किसके साथ यहाँ आई हो? गोरा ने कहा, मुझे एक बूढ़ा ब्राह्मण इस जहाज़ पर बैठाकर गया है। मैं तो अपने पति से मिलने कलकत्ता आई थी। स्त्री बोली, किनारे पर जो लंबा और दुबला पतला सा बूढ़ा था, उसी की बात कह रही हो ना? उसकी आँख थोड़ी फूली हुई है। गोरा ने कहा, हाँ बहन हाँ, तुम उसे भला कैसे जानती हो? वह रोने लगी, भगवान के नाम पर। उसी ने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब की है। उसी ने तो मुझे इस नर्क में धकेला है। और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ये सब सुनकर गोरा के मुँह से बोल भी नहीं निकल रहा था। वह सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँगी। उसे अपनी माँ, अपने गांव, सहेलियों की याद आने लगी। कुछ देर बाद हिम्मत करके वह बोली, अब क्या करें बहन? महिला बोली, अब यह तो वहाँ पहुँचने के बाद ही मालूम चलेगा। यह कहते कहते वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और अपने दुख बताने लगी। गोरा ने हिम्मत दी तो स्त्री ने बताया कि शादी के तीसरे साल में ही उसके पति की मौत हो गई। पति के ख्यालों के साथ वह किसी तरह जी रही थी कि एक दिन पापी बूढ़ा बेस बदलकर भीख मांगने आया और उसने एक सन्यासी का रूप धरा हुआ था। मैं उसके जाल में फंस गई और आज मेरी यह दुर्दशा उसने बना दी। मुझे पति से मिलवाने का लालच दिया और मैं बेवकूफ़ पति से मिलने की चाह में इस बहरूपियों की बात में फंस गई। इसके साथ चली आई। आगे की कहानी मुझे नहीं मालूम। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं घर में अकेली पड़ी हुई थी। अब बूढ़ा मुझे यहाँ ले आया और जहाज में छोड़ दिया है। स्त्री की बातें सुनकर गोरा को सब समझ में आ गया था। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बिल्कुल चुप थी। मंगरू से मिलना का सपना उसका एक झटके में जैसे टूट गया हो। गोरा को इस हाल में देख स्त्री बोली, भगवान पर भरोसा करो बहन, साहस रखो। हिम्मत पाकर गोरा बोली, मुझे अब तुम्हारा ही सहारा है बहन। मैं और तुम अब कहीं पर भी रहेंगे, साथ ही रहेंगे।
दोनों एकटक नीले आकाश की ओर देख रहे थे। कई घंटों बाद जहाज किनारे पर पहुंचा। सभी यात्री उतरने लगे। तट पर मौजूद एक आदमी सभी यात्रियों के नाम लिख रहा था। गोरा का भी नंबर आया। गोरा ने उस आदमी को देखकर वह चौंक उठी। उसकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला, जैसे वह जड़ बन गई हो। न कुछ बोल पा रही थी और ना ही किसी को पुकार पा रही थी। यात्रियों की बात सुन रही थी। ऐसा लगा मानो उसकी सारी दुनिया ही रुक गई हो। गोरा के सामने वह दृश्य था जिसकी उम्मीद उसने छोड़ दी थी। तट पर वह खड़ा व्यक्ति जो यात्रियों के नाम लिख रहा था, वह दूसरा कोई नहीं, मंगरू था। गोरा इस क्षण 7वें आसमान पर थी। उसकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। मंगरू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। गोरा ने प्रतिक्रिया नहीं दी। इतने में यात्रा के दौरान मिली स्त्री ने गोरा को कोहनी मारी। गोरा लड़खड़ा कर गिरने लगी। मंगरू ने उसे थाम लिया। स्त्री ने कहा, क्या हुआ गोरा? इस आदमी को तुम पहचानती हो क्या? गोरा बोली, बहुत अच्छी तरह से सखी। ये ही वो व्यक्ति है जिसे ढूंढने के लिए मैंने घर, गांव, माँ सब छोड़ा है। स्त्री बोली, अच्छा तो ये तुम्हारे पति हैं? अब तो तुम्हारा मेरे साथ नहीं आऊँगी, मुझे भूल जाऊँगी। गोरा बोली, क्या ऐसा भी हो सकता है भला? तुमने मुझे सहारा दिया है। मंगरू इन दोनों से दूर अपने काम पर लगा हुआ था। वह यात्रियों से जानकारियां जुटाने में व्यस्त था। गोरा कोने में खड़ी होकर मंगरू के काम खत्म होने का इंतजार करने लगी। जब मंगरू का काम खत्म हो गया तो मंगरू गोरा के पास आकर बोला, तुम यहाँ को कैसे आई हो? गोरा मंद मंद मुस्कुरा रही थी। बोली, मेरा नाम गोरा है, मैं मदनपुर बनारस से आई हूँ। मंगरू ने उसका हाथ थाम लिया और आँखों में आंसू लिए बोला, भला तुम यहाँ तक कैसे आई हो गोरा? गोरा ने उसके आंसू पोंछे और चौंक कर बोली, तुमने ही तो बुलावा भिजवाया था। मंगरू बोला, नहीं गोरा, बिल्कुल नहीं। गोरा का मन छोटा हो गया। उसने इस जवाब की आशा नहीं की थी मंगरू से। गोरा गुस्से में बोली, मैं कल ही यहाँ से चली जाऊँगी, मुझे तुम पर बोझ नहीं बनना। मंगरू बोला, अब तुम यहाँ से अगले 5 सालों तक कहीं नहीं जा सकती, यही यहाँ का नियम है। गोरा बोली, ठीक है, फिर मैं अलग रहकर अपना पेट पाल लूँगी, तुम पर मुझे भार नहीं बनना। मंगरू बोला, तुम मेरे लिए कभी बोझ नहीं हो सकती गोरा। तुम सती हो, देवी हो, तुम एक नेक स्त्री हो। जिस बूढ़े आदमी ने तुम्हें बहकाया है उसी ने मुझे यहाँ पर बहका कर भेजा था। आओ मेरे साथ, मेरे घर चलो, वहाँ आराम करने के बाद मैं तुम्हें आगे की सारी बात बताऊँगा। यह स्त्री कौन है तुम्हारे साथ? गोरा बोली, यह मेरी सहेली है, मुझे जहाज पर यात्रा के दौरान मिली है। इसका यहाँ कोई नहीं है, क्या यह हमारे साथ रह सकती है? मंगरू बोला, क्यों नहीं। फिर तीनों पैदल पैदल ही चलने लगे। तभी सामने से 2 लंबे चौड़े शरीर के आदमी आते हुए दिखाई दिए और मंगरू के पास आकर बोले, आज से ये दोनों औरतें हमारी हैं। मंगरू ने क्रोध में बोला, ये मेरे घर की स्त्रियां हैं, इन पर अगर बुरी नज़र डाली तो ठीक नहीं होगा। दोनों आदमी मंगरू की इस बात पर ठहाके लगाकर हंसने लगे। मंगरू का गुस्सा और 7वें आसमान पर पहुंच गए। तभी एक आदमी गोरा की ओर आगे बढ़ा और उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। मंगरू उस पर बुरी तरह चिल्लाया, छूना मत वरना ठीक नहीं होगा। दोनों आदमी सहम गए और बाद में देख लेने की धमकी देकर आगे निकल गए। मंगरू गोरा और सखी से कहने लगा, देखा, इसीलिए कहता हूँ यह स्थान तुम्हां लोगों के रहने लायक नहीं है। अचानक सामने से एक अंग्रेज आया। वह मंगरू का मालिक था। अंग्रेज ने कहा, जमादार, ये दोनों औरतें आज से मेरे कोठे पर रहेंगी। मंगरू ने अंग्रेज की बात सुनकर उनके पैरों पर गिर पड़ा और कहा, नहीं नहीं मालिक, ये दोनों मेरे घर की स्त्रियां हैं। अंग्रेज बोला, झूठ मत बोलो तुम,
गोरा की ओर इशारा करते हुए अंग्रेज ने कहा, इसे शाम को आज मेरे कोठी पर ले आना। मंगरू काँप गया और न सिर हिलाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, लेकिन तब भी वह अंग्रेज के सामने कहा, नहीं मालिक, मैं ऐसा नहीं कर सकता। साहब की बात पर अमल करना तुम गरीब लोगों का काम है, अंग्रेज कहकर आगे निकल गया। मंगरू को समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या करे। आखिरकार रास्ता खत्म हुआ। सामने मजदूरों के रहने की मिट्टी के घर बने हुए थे। बाहर दर्जनों की संख्या में स्त्री और पुरुष बैठे थे, जो गोरा और गोरा की सखी को गंदी नजरों से घूर रहे थे। किसी तरह नज़र बचाकर मंगरू दोनों औरतों को घर के अंदर ले गया और खुद दरवाजे पर बैठकर पहरेदारी करने लगा। अगले रोज दिन इसी तरह कट गया। फिर अंग्रेज का सिपाही मंगरू के घर आया और कहा, तुम शाम को गोरा को अंग्रेज के पास क्यों नहीं लेकर गए? वह साहब बहुत गुस्सा हैं और तुम्हें बुलाया है। मंगरू हाथ जोड़कर क्षमा कर मांगने लगा और कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता, तुम साथ चलो। मंगरू के पास अब कोई चारा न था। वह सिपाही के साथ अंग्रेज के यहाँ जाने के लिए निकल गया। मंगरू को सामने देख साहब जोर से चिल्लाया। वह बोला, वह औरत कहाँ है? कल तुम उसे मेरे कोठे पर क्यों नहीं लाए? मंगरू ने फिर हाथ जोड़ लिए और बोला, साहब वह मेरी पत्नी है। साहब बोला, और वह दूसरी औरत? फिर मंगरू ने कहा, साहब वह मेरी बहन है। साहब गुस्से में बोला, हम कुछ नहीं जानते, तुम उन दोनों औरतों को जल्दी लेकर मेरे पास आओ। मंगरू साहब के पैरों पर गिरकर रोने लगा, लेकिन साहब का दिल नहीं पसीजा। उसने आदेश दिया, जल्दी से एक स्त्री को लेकर आओ, वरना कोड़ों से तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। लेकिन मंगरू कोड़े खाने के लिए तैयार हो गया। साहब नशे में धुत था। उसने आओ देखा न ताओ मंगरू पर हंटर बरसाने लगा। मंगरू चीख रहा था। साहब उसे लगातार कोड़े मारते रहे, लेकिन वह अपने घर की औरतों की इज्जत देने को तैयार नहीं हुआ। उसने इज्जत की जगह प्राण त्यागना ही बेहतर समझा। इधर गोरा और सखी कमरे में बैठे मंगरू का इंतजार कर रही थी। उन्हें क्या पता था मंगरू पर क्या बीत रही है। अचानक किसी के चीखने और रोने की आवाज़ गोरा के कानों में पड़ी। उसका गोरा का कलेजा मुंह को आ गया था। यह तो मंगरू की आवाज़ है। गोरा दौड़ लगाकर दरवाजे पर पहुंची। मंगरू की आवाज़ सुनकर उससे रहा नहीं गया, तो वह आवाज़ के पीछे दौड़ते दौड़ते मंगरू के पास आकर खड़ी हो गई। दरवाज़ा खुला हुआ था। गोरा कोई है आवाज़ देने लगी, लेकिन जवाब नहीं आ रहा था। दरवाज़ा खुला हुआ था। वह अंदर ही चली गई। उसके सामने मंगरू खुले बदन लहूलुहान पड़ा हुआ था। अंग्रेज उस पर चाबुक बरसा रहा था। गोरा से यह सहन नहीं हुआ। वह दौड़कर मंगरू से पास जाकर खड़ी होकर बोली, साहब दया करो, इनके बदले मुझे मार दो। अंग्रेज खुश होकर बोला, गोरा, हाँ मैं इसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे पास आना होगा। गोरा खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह अपने पति को कैसे इस हत्यारे से बचाए। गोरा ने कहा, हाँ साहब, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, बस मेरे पति को आप ना मारिए, पर इनकी पूरी तरह स्वस्थ करने के बाद ही आ पाऊंगी। तुमने इस पर इतने कोड़े बरसाए हैं कि ये कई दिनों तक चल फिर भी नहीं सकते। गोरा ने दिल पर पत्थर रखकर यह सब बातें अंग्रेज से कह दी। फिर घायल मंगरू को गोरा ने अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान गोरा एक क्षण के लिए भी मंगरू को अकेला नहीं छोड़ती थी। 4 दिनों के इलाज के बाद अब मंगरू थोड़ा बेहतर था। अब गोरा को चिंता होने लगी कि अंग्रेज से जो वादा किया है वह तो पूरा ही करना होगा।
अब उसे चिंता सताने लगी। ऐसे में उसने मरना ही बेहतर समझा। अस्पताल के बाहर नदी की धार बह रही थी। गोरा जाकर उस नदी में कूद पड़ी। आनन फानन में एक अस्पताल का कर्मचारी गोरा के पीछे दौड़ा, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाया। फिर अस्पताल का वही कर्मचारी मंगरू के पास आया और गोरा के नदी में कूदने की समाचार मंगरू को दिए। मंगरू की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह भी गोरा के पीछे पीछे नदी की ओर दौड़ा और नदी में छलांग मार दी। जीते जी जो एक साथ कभी नहीं रह पाए, अब परलोक की यात्रा में साथ साथ थे। देखो कैसे चरित्रवान स्त्री थी गोरा, जिसने अपने पति के लिए अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन अपनी इज्जत से सौदा नहीं किया उसने।